So basically we were discussing the chapter that is the diversity in living world. तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब है किस तरह के ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट किंगडम के अलग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल किंगडम के अलग ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम कंसर्ट किंगडम्स में पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट में हम प्लांट के सारे किंगडम पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में एनिमल्स के हम किंगडम पढ़ते हैं। तो डाइवर्सिटी के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी जो वर्ड है, ठीक है, टेक्सस का मतलब है अरेंजमेंट और नेम, नोमी मींस नेम्स। नेम्स की बेसिकली जो अरेंजमेंट है वो टेक्सोनॉमी है। ये वर्ड यूज किया था एपी डिकंडोल, एक साइंटिस्ट थे, ऑगस्टिन पेरमिस डिकंडोल, उन्होंने। तो टेक्सोनॉमी बेसिकली है क्या? टेक्सोनॉमी एक आर्ट है, ओवरऑल एक सब्जेक्ट है या एक आर्ट है। अगर प्लांट टेक्सोनॉमी है तो प्लांट के लिए लिमिटेड है, एनिमल टेक्सोनॉमी है तो एनिमल के लिए, केवल टेक्सोनॉमी कह रहे हैं तो पूरे सभी क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो टेक्सोनॉमी एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। चार कंपोनेंट होते हैं इसके मेनली। प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टूल्स होंगे, उनसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। वो टूल्स चाहे कुछ भी हो, जिनके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। उनका डिस्क्रिप्शन करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देना, वो कैसा दिखता है। मानो प्लांट टेक्सोनॉमी की मैं बात करूं तो उसमें एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन उसके फ्लावर का दिया जाता है, ऐसे फ्लावर है, ऐसे पेटल है, ये सब, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन है, चाहे वेजिटेटिव हो चाहे फ्लोरल हो, ठीक है। सिमिलरली क्लासिफिकेशन, उनको एक सिस्टमैटिक पोजीशन देना, वो भी टेक्सोनॉमी का कंपोनेंट है। और नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर के बारे में तो कल काफी कुछ मैंने बताया भी था आपको, अलग अलग गवर्निंग बॉडीज हैं। तो ये चार कंपोनेंट होते हैं टेक्सोनॉमी के, इनसे मिलकर टेक्सोनॉमी वर्ड बना है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे कैरोलस लीनस, सर कैरोलस लीनस, इन्हें लिंडार्ट भी लिखा जाता है, ठीक है। 1753 में इनकी एक पब्लिकेशन थी, स्पीसीज प्लांटेरम। तो स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर इन्होंने लगभग 1000 जीनस में, ठीक है, कुछ 7338 इसके आसपास कुछ स्पीसीज का नेमिंग किया था, बोथ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। यानी एक अकेले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है बॉटनिकल नेम या जियोलॉजिकल नेम दिए थे, साइंटिफिक नेम दिए थे ऑर्गेनिजम्स के। इसलिए इनके इतने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो 1753 में एडवांस हुई थी टेक्सोनॉमी। उसके बाद एक नया वर्ड आता है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स जो है ये एक इवॉल्व्ड टर्म है टेक्सोनॉमी से, थोड़ा सा एडवांस्ड वर्ड है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स को पहली बार यूज किया था कैरोलस लीनस ने ही। देखिए टेक्सोनॉमी वर्ड सर कार्लस लीनस ने नहीं दिया, वो डिकंडॉल ने यूज किया था, ठीक है। उनकी एक पब्लिकेशन थी एपी डिकंडॉल की, एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक्यू। तो ये स्पेनिश या फ्रेंच इस तरह के लैंग्वेज में होते थे, आई डोंट नो, बट इंग्लिश नहीं था, तो इसलिए इस तरह का नाम है, थोड़ा अजीब सा, एलिमेंट्रा डीला बॉटनिक्यू। ये इनकी पब्लिकेशन थी जिसमें उन्होंने टेक्सोनॉमी वर्ड को यूज किया था, एपी डिकंडॉल ने। जबकि सिस्टमैटिक्स वर्ड को यूज किया था सर कैरोलस लीनस ने। एक पब्लिकेशन तो है स्पीसीज प्लांटेरम 1753, एक इनकी पब्लिकेशंस थी जेनेरा प्लांटेरम। कैरोलस लिनस की दो पब्लिकेशन, स्पीसीज प्लांटेरम और जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम आई थी 1735 में, उसमें इन्होंने इसको यूज किया था सिस्टमैटिक वर्ड को। इस पब्लिकेशन में एक चैप्टर था सिस्टमा डी नेचर या सिस्टमा। तो सिस्टमा वर्ड उन्होंने यूज किया था अपनी इस पब्लिकेशन में, जहां से सिस्टमैटिक बना। सिस्टमैटिक में ऑफ कोर्स ये चारों कंपोनेंट तो होते हैं, इनके अलावा एक और कंपोनेंट जोड़ दिया जाता है, इवोल्यूशन या फाइलोजेनी। बेसिकली इवोल्यूशन की जगह हम फाइलोजेनी वर्ड ज्यादा यूज करेंगे। तो फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप को स्टडी करना या इवोल्यूशन के पैटर्न को स्टडी करना। फाइलोजेनी बेसिकली रेफर्स टू द इवोल्यूशन और एंसेस्टर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लीनिएज क्या है, उसके एंसेस्टर क्या रहे हैं, कैसे वो इवॉल्व हुआ, उसका कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, अगर ये भी स्टडी कर लिया जाए अदर देन द आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, तो वो सिस्टमैटिक कहलाएगा। तो सिस्टमैटिक्स के 5 कंपोनेंट है, जबकि टेक्सोनॉमी के 4 कंपोनेंट या 4 ही कंपोनेंट है। तो टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक, बेसिकली इन सब चीजों के बारे हम डील कर रहे हैं इस चैप्टर में, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं कहूं तो।
ठीक है, तो जहां जहां पर जैसे नॉमेनक्लेचर कल आया था या आइडेंटिफिकेशन के टूल्स भी आगे आएंगे, ठीक है, टेक्सोनॉमिक रैंक्स भी आएंगे। टेक्सोनॉमिक रैंक कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं? क्लासिफिकेशन में। जब भी ये किसी ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक को, एक बार दोबारा बता दो। क्या रिपीट करूं? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी तो ऑफ कोर्स है ही, 4 कंपोनेंट ये सारी चीजें, तो सिस्टमैटिक्स भी लगभग वही चीज है, बट एक कंपोनेंट और ऐड कर दिया गया है टेक्सोनॉमी में। अगर फाइलोजेनी भी ऐड कर दिया जाए तो वो सिस्टमैटिक्स कहलाता है, ठीक है। और फाइलोजेनी का मतलब, फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ द एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, पूर्वज का जो रिलेशनशिप है वो स्टडी करना या इवोल्यूशन को स्टडी करना इज द फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी और इंक्लूड कर दिया जाए तो दैट विल बी सिस्टमैटिक्स। So basically it was some information about the taxonomy as well as systematics. Taxonomic rank जो आएंगे इसी चैप्टर में वो क्लासिफिकेशन का पार्ट है, ठीक है। चीजों को क्लासिफाई करने की जो कला है, जो आर्ट है, वो हमारे पास एंशियंट टाइम से ही रही है। पहले के लोगों को भी पता था कि ये चीज जो है इसको यहाँ प्लेस करें, खाने की चीज क्या है वो उन्हें पता था, क्या पहनने की चीज है वो उन्हें पता था। तो क्लासिफिकेशन के अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, बट जब बेसिकली प्लांट्स को या किसी भी एनिमल को क्लासिफाई किया जाए तो वो टेक्सोनॉमी का कंपोनेंट होता है, क्लासिफिकेशन। मानो आज एक प्लांट है मोनोकॉट, due to their description, due to their identification and due to their naming, we know that we have to place this plant into monocot. उसके कैरेक्टर्स देखकर हम बताएंगे कि इसको मोनोकॉट में हम प्लेस करें, तो वो उसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जब भी लिखा जाता है तो एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखा जाता है, एक हायरार्की में लिखा जाता है, ठीक है, एक ऑर्डर में लिखा जाता है। हायरार्की भी कहते हैं, हायरार्की का मतलब होता है रैंक वाइज अरेंजमेंट। देखिए हायरार्की शब्द केवल बायोलॉजी के लिए नहीं, हायरार्की कहीं भी हो सकती है, आर्मी में, पुलिस में, सब कहीं हायरार्की होती है, ठीक है। इवन स्कूल कॉलेजेस में हायरार्की है, जैसे प्रिंसिपल टॉप पोस्ट पर है या उनसे ऊपर भी हो सकता है कोई मैनेजमेंट अथॉरिटीज हो, एंड सिमिलरली। सो हायरार्की का मतलब है रैंक वाइज अरेंजमेंट। तो सबसे बेसिक जो रैंक होता है वो होता है स्पीसीज। सबसे लोवेस्ट जो हायरार्कियल रैंक है वो है स्पीसीज। तो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए ऑर्डर में अगर मैं लिखूं, ठीक है, स्पीसीज क्या होते हैं? एक जैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप स्पीसीज कहलाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई इशू हो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना। वंशिका आपको नहीं आ रही? देखिए हायरार्की का मतलब है रैंक वाइज अरेंजमेंट। तो सबसे लोवेस्ट रैंक जो है वो स्पीसीज है। टेक्सोनॉमी में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो लोवेस्ट रैंक स्पीसीज है। स्पीसीज क्या होता है? सेम इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक जैसे दिखते हैं, जिनके एंसेस्टर्स एक थे और जो आपस में इनब्रिड कर सकते हैं। बहुत सी स्पीसीज मिलकर, या वन और मोर देन वन स्पीसीज, हो सकता है केवल किसी जीनस में एक ही स्पीसीज हो, या हो सकता है किसी जीनस में बहुत सारी स्पीसीज हो। तो स्पीसीज या स्पीसीज के ग्रुप, ये एक स्पीसीज हो उसके जैसी दूसरी स्पीसीज हो, मिलकर जीनस बनाते हैं। यानी जीनस बड़ा रैंक है एज कंपेयर टू स्पीसीज। एक जीनस के अंदर एक स्पीसीज भी हो सकती है या एक से ज्यादा स्पीसीज भी हो सकते हैं। बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, यानी कि एक फैमिली के अंदर एक जीनस भी हो सकता है या एक से ज्यादा जीनस भी हो सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाते हैं। अब बहुत सारी फैमिली रैंडमली ऑर्डर नहीं बना देंगे भाई, फैमिली अलग अलग है सारे। मान लीजिए सोलेनेसी है, मेलवेसी है, ठीक है, फैबियसी है, तो कैरेक्टर तो अलग अलग है हर एक फैमिली के, इसीलिए तो अलग अलग फैमिली है, लेकिन कुछ कैरेक्टर तो कॉमन होंगे ना। मानो मैंने एक कैरेक्टर मान लिया कॉमन की सारे एटलीस्ट डायकॉट है, ठीक है, या हो सकता है सबके अंदर ओवेरी, डायकॉट नहीं लिखेंगे। मान लो मैंने मान लिया कि इन सभी फैमिलीज में ओवेरी सुपीरियर है, तो एक ऑर्डर बना दिया गया, एक कॉमन ऑर्डर बना दिया जिसमें ओवरी सुपीरियर हो, वो सारी फैमिली हम इस ऑर्डर में डाल देते हैं। तो फैमिलीज का ग्रुप, कुछ सिमिलैरिटीज वाली फैमिलीज का ग्रुप ऑर्डर कहलाता है। यानी एक ऑर्डर के अंदर एक या उससे ज्यादा फैमिलीज हो सकती हैं। बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं, यानी कि एक क्लास रैंक पर बहुत सारे ऑर्डर होंगे, ठीक है, एक या एक से ज्यादा ऑर्डर हो सकते हैं। इनको बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, यहां मैं केवल ब्रीफ में बता रहा हूं। क्लास मिलकर फाइलम जूलॉजी में बोलते हैं फाइलम, या बॉटनी में बोलते हैं डिवीजन। तो बहुत सारी क्लास मिलकर डिवीजन बनाते हैं, यानी एक डिवीजन के अंदर काफी सारी क्लास होंगी, और काफी सारे डिवीजन मिलकर फाइनली किंगडम बनाते हैं। तो ये 7 रैंक होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 7 to 1।
स्पीसीज छोटा, उससे बड़ा जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और सबसे बड़ा किंगडम। लार्जेस्ट जो रैंक है वो क्या होता है? किंगडम होता है। अब एक चीज यहां पर हम समझेंगे, देखिए पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक ग्रुप को, कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप, चाहे वो जीनस हो, यो भी एक टेक्सोनोमिक ग्रुप है, फैमिली भी एक टेक्सोनोमिक ग्रुप है। किन चीज का ग्रुप है? फैमिली, जीनस का। ऑर्डर भी एक टेक्सोनोमिक ग्रुप है, किसका ग्रुप है? फैमिलीज का। हर एक टेक्सोनोमिक ग्रुप को टेक्सॉन बोलते हैं, या हर एक पर्टिकुलर रैंक को टेक्सॉन बोलते हैं। क्लास भी एक टेक्सॉन है, स्पीसीज भी एक टेक्सॉन है, फैमिली भी एक टेक्सॉन है, किंगडम भी एक टेक्सॉन है। तो एक पर्टिकुलर रैंक को, सातों में कोई भी रैंक, उसको हम टेक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, या टेक्सोनोमिक ग्रुप बोलते हैं। दूसरी बात, टेक्सॉन का प्लूरल है टेक्सा। मानो फैमिली है, ठीक है, तो मैं दो टेक्सा ले लूं, एक तो फैमिली टेक्सा और एक जीनस टेक्सा, तो ये दोनों टेक्सॉन मिलकर टेक्सा कहलाते हैं, टेक्सा। तो टेक्सा इज ए प्लूरल वर्ड, टेक्सॉन इज पर्टिकुलरली अ सिंगल रैंक। कोई भी जो सिंगल रैंक है वो टेक्सॉन कहलाता है। तो एक तो ये सीक्वेंस जरूर याद रखना है, ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन बनता है कि सीक्वेंस क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। स्पीसीज सबसे छोटा, स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और फाइलम से किंगडम, ठीक है। जैसे कोई भी जीनस होगा उसके अंदर उसकी स्पीसीज होती है, जैसे मैंने ले लिया जी मेज, मक्के की बात करते हैं, ठीक है, एम छोटा रहेगा। जी मेज, जिसको मेज कहते हैं, तो जी मेज में मेज स्पीसीज है, जो सेकंड एपिथेट होता है वो स्पीसीज होता है। यहां मैं रफ करके लिख देता हूं, मेज। जी इसका जीनस है, ठीक है। ये पोएसी फैमिली का मेंबर है। पोएसी में और भी जीनस है, जैसे गेहूं है, ट्रिटिकम एस्टिवम, जैसे राइस है, ओरिजा सेटाइवा, जैसे जो है ओट्स है, एविना सेटाइवा। तो पोएसी फैमिली के अंदर एक ही जीनस थोड़ी है जी में, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे जीनस मिलकर एक फैमिली बना रहे हैं, क्या? पोएसी। पोएसी जो फैमिली है वो आती है ऑर्डर साइपरेल्स में। साइपरेल्स जो ऑर्डर है वो मोनोकॉट्स क्लास का ऑर्डर है, ठीक है। मोनोकॉट जो होते हैं वो किस डिवीजन के पार्ट है? क्या मोनोकॉट जिम्नोस्पर्म होते हैं? मोनोकॉट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। और क्या एंजियोस्पर्म्स एनिमल होते हैं? वो होते हैं प्लांट किंगडम के प्लांट पार्ट। किंगडम। तो प्लांट किंगडम में डिवीजन, जैसे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, उसमें भी एंजियो। एंजियो में क्लास, जैसे मोनोकॉट, डायकॉट, उसमें भी क्लास मोनोकॉट। मोनोकॉट में बहुत सारे ऑर्डर्स, ठीक है, जैसे कि साइपरेल्स। ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज, जैसे कि पोएसी। पोएसी में बहुत सारे जीनस, जैसे कि जी, और जी के अंदर स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे कि मेज। तो ऐसे लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंक चलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, कि जैसे जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, क्या कैरेक्टर्स ज्यादा मैच करेंगे या कम मैच करेंगे? बताइए। एज यू मूव अप साइड इन दी रैंक, द कैरेक्टर्स विल मैच मोर और लेस? मोर। अच्छा, मोर। चलिए, जैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, कैरेक्टर मैचिंग डिक्रीज होती जाएगी असेंडिंग के साथ, रिलेशन है ये, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, कैरेक्टर्स की जो मैचिंग है वो कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आएंगे, जितना लोवेस्ट रैंक होगा उतनी ही मैचिंग मोर होगी। आया हुआ है काफी बार क्वेश्चन, मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं आपको। देखो, ऊपर रैंक पर गए, सबसे हाईएस्ट रैंक से पहले कोई रैंक लो, माने हमने क्लास ले ली। मोनोकॉट और डायाकॉट, ये एक मोनोकॉट प्लांट है, ये एक डायाकॉट प्लांट है, ठीक है। क्या ये ज्यादा मैच करेंगे या फिर गेहूं की दो स्पीसीज आपस में ज्यादा मैच करेंगी? बताइए। क्या मैक्सिमम कैरेक्टर्स गेहूं गेहूं की की दो दो स्पीसीज के बीच कॉमन होंगे या मोनोकॉट और डायकॉट प्लांट में कॉमन होंगे? स्पीशीज के बीच में। स्पीसीज में। भाई मोनोकॉट में लीफ वेनिशन पैरेलल है, डायकॉट में रेटिकुलेट है, जबकि गेहूं की दोनों स्पीसीज में पैरेलल वेनिशन है।
बहुत बारीक लेवल पर जाकर हो सकता है हमें स्पीसीज डिफरेंशिएट करनी पड़े। तो जितना लोवेस्ट रैंक होगा उतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स की मैचिंग ज्यादा होगी, जितना हाईएस्ट रैंक होगा उतनी कम होगी। मान लो डिवीजन एंजियोस्पर्म है और एल्गी है, क्या सिमिलरिटी है? नन ऑफ द सिमिलरिटीज आर देयर, बहुत कम सिमिलरिटी है। हालांकि प्लांट है तो कॉमन तो होंगे कुछ फीचर, जैसे कि क्लोरोफिल होना, जैसे फोटोसिंथेटिक होना, जैसे सेल वॉल होना, लेकिन बहुत कम कॉमन पॉइंट्स रह जाते हैं, ज्यादातर पॉइंट्स तो डाइवर्ज हो चुके हैं। तो जितना लोवेस्ट रैंक उतने ही ज्यादा मैचिंग कैरेक्टर। तो ये चीज कहलाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ये रैंक है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड टू दी एनसीईआरटी पेजेस। सो यहां तक हम पढ़ चुके थे कल, यू कैन सी द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स। Now let's just proceed from this line. Biologists follow the universally accepted principles to provide scientific names of the non-organism. तो कल मैंने नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था, गवर्निंग बॉडीज हैं और उनके अपने रूल या प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है? तो उन्हीं को फॉलो करते हैं साइंटिस्ट। हर एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं। देखिए कोई भी साइंटिफिक नेम जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है? जैसे रोजा इंडिका में लिखता हूं, मान लीजिए रोजा इंडिका, ये एक साइंटिफिक नेम है रोज का। तो ये पहला जो एपिथेट होता है, एपिथेट का मतलब पहला जो फ्रेज है, पहला वर्ड जो है, ये होता है जीनस। मैंने बताया था ना, जीनस बड़ी चीज है, स्पीसीज छोटा रैंक है। सेकंड एपिथेट होता है स्पीसीज। व्हाइट बोर्ड ले लो ना। एक्चुअली ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है बेटा, इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है? कुछ डिटेल में आएगा, मैं जरूर व्हाइट बोर्ड लूंगा, डोंट वरी। कलर अभी यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ। यस, देखो उन्होंने कहा कि दो नेम होते हैं, हर एक साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट हैं। ये जो रोजा है ये जीनस है, इंडिका जो है ये स्पीसीज है। तो ये जीनस एपिथेट कहलाता है और ये स्पीसीज एपिथेट कहलाता है। तो हर एक साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स हैं, उसकी वजह से इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था, ये दिया था कैरोलस लिनस ने, सर लिनस ने। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड द कॉमन साइंटिफिक नेम नोमेनक्लेचर, ठीक है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी चलता है बट दैट इज नॉट कॉमन। तो जो कॉमन की बात करें या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, जिसके अकॉर्डिंग नेमिंग होती है, वो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ये पूछा जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? सो इट वाज गिवन बाय द कैरोलस लिनस। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी मैं आपको बता देता हूं, उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है? उसमें सब स्पीसीज भी होता है। बाइनोमियल का मतलब बाई नॉम, बाई मींस दो, नॉमेन मींस नेम, जिसमें टू नेम्स हो, एक जीनस का नेम, एक स्पीसीज का नेम। लेकिन एक होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कॉमन नहीं है, हाइब्रिड के लिए यूज किया जाता है या एनिमल्स में यूज किया जाता है, ज्यादा कॉमन है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में थ्री नेम्स होते हैं। तो तीसरा क्या ऐड हो जाता है? सब स्पीसीज, ठीक है? सब स्पीसीज का भी नाम ऐड हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं, ब्यूटियो ये जीनस है, जमाइसिन्स ये प्लेस के अकॉर्डिंग है नेम, जमाइका के अकॉर्डिंग, ब्यूटियो जमेंसिस बोरेलिस। तो ये बोरेलिस सब स्पीसीज है, ये हॉक का साइंटिफिक नेम है, ठीक है? ब्यूटियो जमेंसिस बोरेलिस। तो यहां ये स्पीसीज है, ये सब स्पीसीज है। तो ट्राइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है, जो रेयर है, वो दिया था हॉक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। हो सकता है ये पूछ लिया जाए, हॉक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट इज द कैरोलस लिनस, उन्होंने दिया था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बाइनोमियल एज वेल एज द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो मोस्ट कॉमन जो है वो बाइनोमियल ही है। बाइनोमियल में एक जीनस है, दूसरा स्पीसीज एपिथेट है, ठीक है? रूल जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे साइंटिफिक नेम्स लिखते कैसे हैं। So each name has two components. One is the generic or the genus name and another is the specific epithet. इसको species epithet भी हम कह सकते हैं, ठीक है? जेनरिक नेम या जीनस नेम कह सकते हैं, या स्पीसीज एपिथेट या स्पेसिफिक एपिथेट कह सकते हैं। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मींस टू, नोमियल मींस नेम, नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग। This naming system was given by Carolus Linus and being practiced by the biologists all over the world. यही चलता है, practiced का मतलब इसी को फॉलो करते हैं सभी बायोलॉजिस्ट। So this naming system using a two-word format was found convenient. यही कन्वीनियंट है जहां टू वर्ड फॉर्मेट लिया जाए, तीन वाला कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है?
तो मोस्ट कॉमन या एक्सेप्टेबल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही है, ना कि ट्राइनोमियल. सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द मैंगो टू अंडरस्टैंड the way of providing a scientific name better. Although I have already conveyed this thing, but यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ. नेम के बारे में बता चुका हूँ. The scientific name of the mango is written as Mangifera indica. ठीक है, साइंटिफिक नेम है Mangifera indica. तो Mangifera जीनस है, इंडिका स्पीसीज है. ठीक है, Mangifera जीनस है, इंडिका स्पीसीज है. सो लेट्स सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम. तो बाइनोमियल क्यों है, यहाँ एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है. सो ऑफ कोर्स बाइनोमियल इसलिए क्योंकि एक इसमें जीनस नेम है मैंजीफेरा, दूसरा इसमें स्पीसीज नेम है दैट इज इंडिका. सो मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस while इंडिका रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज और द स्पेसिफिक एपिथेट. सो अदर यूनिवर्सल रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर आर फॉलोज. तो यहाँ कुछ रूल बताए गए साइंटिफिक नेम लिखने के लिए, जिनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज रूल्स. पहले एनसीईआरटी की फॉलो कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ और जो रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट रूल ये कहता है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन और रिटर्न इन द इटैलिक्स. ठीक है, लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. ये पूरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ये पूरा रूल एक्सप्लेन करता हूं. लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड. देखिए, साइंटिफिक नेम्स लैटिन में होते हैं. या तो जब उनको डिस्कवर किया गया था किसी भी प्लांट को, तो उनके नाम ही या तो लैटिन में रखे गए. मैंने कल भी बताया था लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, नॉट सब्जेक्ट टू चेंज. ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती इंग्लिश की तरह, जैसे अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, या अलग अलग तरह के इंग्लिश होते हैं. बट लैटिन यूनिवर्सल एक लैंग्वेज है और डेड लैंग्वेज है. अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए नाम लैटिन में लिखे जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज में. अगर लैटिन में नहीं है तो उनको लैटिनाइज्ड किया जाता है. लैटिन के एक्सपर्ट जो लैटिन की वोकेबुलरी जानते हैं, जो उसकी ग्रामर जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को लैटिनाइज किया जाएगा. मान लीजिए कोई स्पीसीज मैं अपने नाम पर देना चाहता था, सपोज GAUR, तो उसको इस तरह से लैटिनाइज्ड कर लिया जाएगा कि वो एक्सेप्टेबल रहे या वो लैटिन में हो जाए वो वर्ड. तो लैटिन लैंग्वेज होती है. ठीक है, वहां पर लिखा गया था कि इटैलिक्स किया जाता है उनको, उस पॉइंट में लिखा गया था इटैलिक्स किया जाता है. तो जब भी बॉटनिकल नेम लिखे जाते हैं, ठीक है, हमेशा सेपरेटली अंडरलाइन होते हैं. जैसे रोजा, ये जीनस है, इंडिका. तो एक रूल तो यह है कि जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा. ऐसे लिख देना रोजा इंडिका, ये गलत होगा. ठीक है, तो फर्स्ट रूल कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल. एक तो ये याद रखेंगे. दूसरी चीज, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जीनस को और स्पेसिफिक एपिथेट को, जेनेरिक एपिथेट को और स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली अंडरलाइन. ये भी गलत होगा लिखना रोजा इंडिका. मान लीजिए आइए आपने छोटा भी ले लिया और एक कंप्लीट अंडरलाइन कर दिया, दिस इज रॉन्ग. वी हैव टू अंडरलाइन देम सेपरेटली. तो जब भी हाथ से लिखे जाते हैं बॉटनिकल नेम, हम इटैलिक्स में नहीं लिख पाते, हमें उनको अंडरलाइन करना पड़ता है. जीनस अलग, स्पीसीज अलग. स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल, जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल. कुछ रूल्स ये है. अब इटैलिक्स करने का मतलब ये है, इटैलिक्स आप कंप्यूटर में कर सकते हैं. मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं रोजा इंडिका. ठीक है, अब इसको मैं अंडरलाइन कर दूं या तो कंप्यूटर में भी. ठीक है, ऐसी तरह से मान लीजिए मैंने अंडरलाइन कर दिया सेपरेट. अब भी ये करेक्ट है, या कंप्यूटर में इसको इटैलिक्स किया जा सकता है. इटैलिक्स करने का मतलब इसको टेढ़ा किया जा सकता है थोड़ा सा. अभी मैं दिखाता हूं इटैलिक्स क्या होता है. जिनको कंप्यूटर आता है वो जानते होंगे ऑलरेडी. इसको हम इटैलिक्स में करेंगे. ठीक है, ये देखिए ये इटैलिक्स हो गया. जरा सा इसको जो है लगभग 30 डिग्री राइट डिग्री ये रोटेट हुआ है. अगेन आई एम रिमूविंग द इटैलिक्स. अब ये नॉर्मल है, अब ये इटैलिक्स है. तो अब इटैलिक अगर लिख दिया तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है. इसीलिए आप कभी भी देखना बुक के अंदर जनरली साइंटिफिक नेम्स को इटैलिक्स करके लिख दिया जाता है बजाय उनको अंडरलाइन करने के. अब हाथ से कोई इटैलिक्स लिख नहीं सकता. ठीक है, तो हाथ से जब लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं. दिस इज वन रूल. ये कुछ रूल है. जीनस फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्पीसीज फर्स्ट लेटर स्मॉल, सेपरेटली अंडरलाइन हो, इटैलिक्स हो अगर आप पीसी से लिख रहे हैं, और हाथ से लिख रहे हैं तो हैंड रिटन में जब हो तो अंडरलाइन हो. So let's just move forward to the another rules. So biological names are generally in the Latin and written in italics. They are Latinized or derived from the Latin. या तो लैटिन से नाम लाया जाएगा उनका, ठीक है, या उनको लैटिनाइज्ड किया जाएगा irrespective of their origin, चाहे ओरिजिनल उनका कोई भी नाम रहे. देखिए एक साइंटिफिक नेम है वेंडा रूट.
ठीक है, वेंडा संस्कृत का शब्द था, वंदा, तो उससे वो बना, तो ओरिजिन उसका संस्कृत रहा लेकिन उसको लैटिनाइज्ड किया गया, उसको लैटिन में बनाया गया वेंडा को, ठीक है। तो कहने का मतलब है लैटिन के अंदर ही हो सकते हैं और इटैलिक्स करके उनको हम लिखेंगे। नेक्स्ट रूल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while the second component denotes the specific epithet that we have discussed. Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined. तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और प्रिंटेड इन द इटैलिक्स, या प्रिंट करके कंप्यूटर में जब लिखे हम तो उसको इटैलिक्स में कर सकते हैं, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ये उनको लैटिन ओरिजिन प्रदान करता है या प्रेजेंट करता है। इटैलिक्स करना या उसको अंडरलाइन करना मेक देम लैटिनाइज्ड। The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. So it can be illustrated with the example of Mangifera indica. So this is the most correct. पहला लेटर यहाँ कैपिटल है, ये स्मॉल है, यहाँ अंडरलाइन नहीं है, देखिए यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये इटैलिक्स में है, so that is why it is correct. So either it should be in the italics, or if you are writing with your hands or they are handwritten, they should be separately underlined. So ये 4 पॉइंट्स क्लियर हैं, एक बार बताइए। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स हैं आईसीबीएन के, ये तो कुछ रूल दिए गए हैं कॉमन ही। इसके अलावा भी कुछ रूल होते हैं जो आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा, जैसे कि एक जीनस या एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वन ऑर्गेनिज्म कैन हैव वन करेक्ट नेम। एक प्लांट का, एक एनिमल का या किसी का भी एक ही करेक्ट नेम हो सकता है, हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, बट जनरली सभी ऑर्गेनिजम्स का एक ही करेक्ट नेम हो सकता है, और वो करेक्ट नेम केवल एक ही ऑर्गेनिज्म का हो। ऐसा नहीं कि सोलिनम ट्यूबरोसम पोटैटो का भी नाम है और सोलिनम ट्यूबरोसम टोमेटो का भी नाम है, फिर तो मिसलीडिंग्स होंगी। तो एक रूल ये भी है कि हर एक साइंटिफिक नेम जो है एक करेक्ट नेम होना चाहिए एक ही ऑर्गेनिज्म का। टोटोनिम्स जो है वो अलाउड नहीं है बॉटनी में, आईसीबीएन में। मैंने बताया था टोटोनिम क्या होते हैं, जिसमें जीनस और स्पीसीज एक ही हो, जैसे नाजा नाजा। ये एनिमल्स में तो अलाउड है जैसे कोबरा, लेकिन प्लांट में ऐसा कभी नहीं हो सकता, रोजा रोजा। प्लांट में जीनस का नाम अलग होता है और स्पीसीज का नाम अलग होता है, तो टोटोनिम अलाउड नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से, टाइप स्पेसिमेन पर बेस्ड होता है नेम। देखिए प्लांट्स में चाहे किसी फैमिली का नेमिंग करें, चाहे किसी जीनस का करें, चाहे किसी स्पीसीज का नेम करें, आप जब नेमिंग करी जाती है ना तो वो किसी टाइप स्पेसिमेन पर बेस होती है। टाइप स्पेसिमेन क्या होता है, अगर ये आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, नीट में आई डोंट नो आता है, नीट में कभी कभी पूछा जाता है, तो मैं इसको पढ़ाऊंगा जरूर आपको। तो टाइप कंसेप्ट उसको बोलते हैं। टाइप कंसेप्ट में 6 तरह के टाइप होते हैं, होलो टाइप, नियो टाइप, पैरा टाइप, लेक्टो टाइप, दैट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर्स। Although still you can see at my playlist that is the plant taxonomy, वहां मैंने पढ़ाया भी हुआ है, हम इसको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे। तो टाइप स्पेसिमेन पर बेस है। वो टाइप स्पेसिमेन क्या है, जैसे रोजेसी फैमिली है, उसका टाइप स्पेसिमेन है रोज, रोजा जीनस। एस्ट्रेसी फैमिली का टाइप जीनस है एस्टर प्लांट। तो किसी भी चीज को नेम देने से पहले बेसिकली फैमिली को या जीनस को एक टाइप जीनस असाइन करना पड़ता है, तो उस पर भी बेस होता है। जब 2 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन लिखा जाता है, 2 साइंटिस्ट ने अगर मिलकर काम किया है किसी पब्लिकेशन पर या नेमिंग में, तो उनके नाम को ईटी से जोड़ा जाता है, ठीक है। सपोज वर्क किया किसी एक साइंटिस्ट ने, सपोज यश ईट, या ईटी बोलते हैं इसको, ठीक है, ईटी डॉट, और किसी दूसरे साइंटिस्ट का नाम रहा मान लीजिए XYZ, तो 2 साइंटिस्ट का अगर कोई वर्क है तो उसको ईटी से लिंक किया जाता है। अगर एक साइंटिस्ट का मेन वर्क है और उसके कुलीग्स ने, उसके दोस्तों ने, उसके क्लासमेट ने, उसके स्टूडेंट्स ने उसकी हेल्प करी है, तो ईट एल लिखा जाता है, यश ईट एल। मान लीजिए कोई रिसर्च रही या कोई नेम दिया, ठीक है, तो या कोई पब्लिकेशन दी, उसमें मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने वर्क किया, सो इट वुड बी रिटन एज यश ईट एल। ईट एल का मतलब मैनी, और अगर 2 ऑथर्स के बीच में ईटी लगा है तो इसका मतलब 2 ऑथर्स ने काम किया है उसका नाम देने के लिए। तो ये भी एक रूल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हाइब्रिड प्लांट्स के बीच में क्रॉस लगाया जाता है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है हाइब्रिड को, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं है नॉर्मल, क्रॉस वल्गेर। तो यहां 2 स्पीसीज है, एस्टिवम और वल्गेर स्पीसीज का जब क्रॉस कराया गया तो एक प्लांट बना ट्रिटिकम एस्टिवम वल्गेर। तो यहां क्रॉस रिप्रेजेंट करता है कि ये हाइब्रिड व्हीट है, ना कि ये नॉर्मल व्हीट है। तो ऑथर साइटेशन में 2 ऑथर है तो ईटी लगाते हैं, मैनी ऑथर है तो ईटीएल लगाते हैं।
ठीक है, और रूल ऑफ प्रायोरिटी भी आता है एक, रूल ऑफ प्रायोरिटी। मानो आपने भी करेक्ट नेम दे दिया, मैंने भी करेक्ट नेम दे दिया, मैंने दिया करेक्ट नेम 2021 में, आपने दिया था 2018 में, दोनों के नेम करेक्ट हैं, लेकिन एक्सेप्टेबल जब होगा तो प्रायोरिटी देखी जाएगी। अगर दोनों करेक्ट है तो जिसने पहले दिया था उसका नाम वैलिड माना जाएगा, क्योंकि मैंने बताया साइंटिफिक नेम तो एक ही होना चाहिए। भाई आपने भी आईसीबीएम के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नेमिंग करी, मैंने भी करी, दोनों के नाम करेक्ट हो गए, आईसीबीएम के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने नाम रख दिए, लेकिन आपने पहले दिया था तो रूल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपका नाम एक्सेप्टेबल होगा। तो रूल ऑफ प्रायोरिटी के लिए जो अर्लीस्ट डेट है वो है 1 मई 1753, 1 मई 1753 तक जिसके नाम पहले दिए गए हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। मान लीजिए कैरोलस लिनस ने 1753 में मैंगो का एक नेम दे दिया मैंजीफेरा इंडिका, जो सारे रूल्स को सेटिस्फाई करता है। आज मैं मैंगो का कोई और नाम दे दूं जो रूल्स को सेटिस्फाई करे तो मेरा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अर्लीस्ट डेट 1 मई 1753 माना जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो नाम पहले दिया गया है, अब ऐसा भी नहीं कि 2018 में आपने दिया वो गलत था, मैंने आज दिया करेक्ट है, तो मेरा ही एक्सेप्टेबल होगा तब तो। लेकिन अगर दोनों करेक्ट हैं तो फिर देखा जाएगा कि अर्लियर कौन सा पब्लिश किया गया था। तो ये होता है रूल ऑफ प्रायोरिटी। तो ये कुछ रूल है जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को, जिसमें बेसिक रूल एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, जैसे कि जीनस एपिथेट को कैपिटल रखना, स्पीसीज को स्मॉल रखना। ऑल अदर रूल्स यू कैन सी फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट्स मूव विद द अनदर पैराग्राफ। So the name of the author appears after the species epithet। देखिए कभी कभी बॉटनिकल नेम्स में जैसे रोजा इंडिका लिन डॉट ऐसे भी लिखा जाता है, तो रोजा इंडिका लिन डॉट का मतलब है कि ये जो नाम था ये लिन ने दिया था, कैरोलस लिनस ने। मानो लिख दिया मैंजीफेरा इंडिका लिन डॉट, तो एब्रीवेशन लिखी जाती है, शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है ऑथर की। तो कैरोलस लिनस जो थे वो ऑथर थे, इसको जिन्होंने इसका नेमिंग किया था, तो उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म यूज की जाती है। वही यहां पर कहा गया है कि कभी कभी द नेम ऑफ द ऑथर्स अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम and written in the abbreviated का मतलब short form। Example Mangifera indica Linn dot, it indicates that this species was first discovered by the Linus। ये इंडिकेट करता है कि इस स्पीसीज को कैरोलस लिनस ने डिस्कवर किया था। So in the next part I will discuss the classification। So in the series of the first chapter, next we will discuss the next paragraph that is refers to mainly classification। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था प्रीवियस उसमें पार्ट में भी कि जो टेक्सोनॉमी है उसके काफी कंपोनेंट है, जैसे आइडेंटिफिकेशन है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन टूल्स आएंगे जिनको आइडेंटिफिकेशन एड कहते हैं या टैक्सोनॉमिक एड कहते हैं। डिस्क्रिप्शन भी मैंने बता दिया था क्या है, सेट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, हमने रूल भी पढ़ लिए नॉमेनक्लेचर के, और हमने देखा कि कैसे नेमिंग करी जाती है, कौन कौन नेमिंग करता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है ये एक आर्ट है, ये भी हर एक लेवल पर हम अपने एवरीडे लाइफ में भी बहुत सी चीजें क्लासिफाई करते हैं। जूते यहाँ पर रखने हैं, बुक्स यहाँ पर रखनी है, ये खाने की चीज है, अपने आप माइंड के अंदर क्लासिफिकेशन चलता है। तो पहले एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। सो सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी को तो स्टडी किया भी नहीं जा सकता, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो इसीलिए एक पैटर्न बनाना जरूरी था। ठीक है, एक वसीयत एक तरह से बनानी जरूरी थी जो हमें क्या करे, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए क्या कर दे, इजीली हेल्प कर दे। मानो जैसे मैंने कह दिया कि एक क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, ये प्लांट्स हैं, तो प्लांट के कैरेक्टर हमने मैक्सिमम एक्सप्लोर कर लिए। अब कल को कोई नया ऑर्गेनिज्म निकल के आए जो प्लांट लगे, तो अब हमें उसके मैक्सिमम कैरेक्टर अपने आप ही पता चल गए। कैसे कि वी हैव एक्सेप्टेड, वी हैव क्लासिफाइड दैट दिस अननोन ऑर्गेनिज्म इज प्लांट, सो वी आर ऑलरेडी गेटिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें उसमें देखने की जरूरत नहीं है क्या उसमें क्लोरोफिल है, क्या वो फोटोसिंथेटिक है, नॉट ऑल दोस थिंग्स वी हैव रिक्वायर्ड। एक बार अगर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये प्लांट है, तो उसके मैक्सिमम कैरेक्टर हमें अपने आप पता चल गए। तो ये जो आर्ट थी ये कहलाई क्लासिफिकेशन। सिंपलेस्ट एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो वही है कि एल्मिरा हो आपके पास, इसमें हमें शू रखने हैं, इसमें हमें फूड रखने हैं, इसमें हमें क्लोथ रखना है। तो अगर अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्लोथ फूड क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में एक जजमेंट है कि हम क्लोथ को खा नहीं पा रहे, तो इसका मतलब वो फूड नहीं है। फूड क्यों क्लोथ नहीं है, क्योंकि हम उसको पहन नहीं पा रहे। तो सिमिलरली क्यों एक डॉग प्लांट नहीं है और क्यों एक पीपल का ट्री या बैनियन ट्री एक एनिमल नहीं है, ये हमारे अंदर जजमेंट है। इस आर्ट ऑफ जजमेंट को जो डेवलप किया गया या जो डेवलप करता है माइंड, वो क्लासिफिकेशन कहलाता है, कि हम चीजों को क्लासिफाई कर पाए। So classification is the process
by which anything is grouped into convenient categories। कोई भी चीज उसको ग्रुप कर देना कन्वीनियंट कैटेगरीज में, सुविधाजनक कैटेगरीज में, जैसे मैंने बताया ना ये फूड, ये क्लोथ, एवरीथिंग, और ऐसे ही प्लांट्स या एनिमल्स के लिए, बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर जो होते हैं वो इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं जनरली, हालांकि आजकल जितना साइंस एडवांस हुआ है कैरेक्टर और भी ज्यादा डिटेल में हम जाने लग गए, लेकिन पहले बेसिकली इजीली ऑब्जर्वेबल भी होते थे। जैसे कोई मूव कर रहा है, कोई हिल रहा है, तो हमें पता है वो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म। मूव नहीं कर रहा, प्लांट के जैसा है, हमें पता है ना प्लांट के क्या फीचर है, तो या रूट स्टेम लीफ है उसके अंदर, तो हमने केवल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखे तो हमने कह दिया वो प्लांट है, ठीक है। So for example, we easily recognize groups such as the plant or the animals or dogs, cats or insect। हमारी जजमेंट हमें पता है ये सारी चीजें क्या है। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism and in that group। जब हम कहते हैं ना कि ये प्लांट है या हम सोच लेते हैं ये एनिमल है, तो हमारे माइंड में अपने आप कैरेक्टर आ जाते हैं जिससे हम उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। भाई इंसेक्ट कैसे इंसेक्ट, इंसेक्ट प्लांट क्यों नहीं है, तो हमारे अंदर कुछ तो ऐसी भावना रही होगी, हमारे अंदर जजमेंट रही होगी कि हम उसको प्लांट नहीं बोल रहे। तो हमने स्टार्टिंग से सीखा कि इंसेक्ट एनिमल का ही एक कैटेगरी है, बचपन से हम पढ़ते हैं। जनरली 6 टांगे होती हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं इंसेक्ट के अंदर, वो फ्लाई करते हैं, प्लांट तो फ्लाई नहीं करते। तो बहुत से कैरेक्टर हमारे मन में आते हैं जिनसे हमने उसको ऑब्जर्व किया और उसको अलग अलग अपने माइंड में उसका क्लासिफिकेशन कर लिया। सो व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। जब आप एक डॉग को देखते हैं तो क्या क्यों कहते हैं कि भाई ये डॉग है, तो हर एक का जो है माइंड का क्राइटेरिया या जजमेंट अलग अलग है। सबने देखा है कि भाई डॉग इस तरह के होते थे, तो उसके चाहे कोई भी ब्रीड हो ये डॉग ही है, ठीक है। उसके चाहे फेदर देखना हो, चाहे उसके अंदर हम और कोई कैरेक्टर ऑब्जर्व करें, जैसे उसका भौंकना हो, चाहे जब वो बोलेगा, जब वो बार्क करेगा तो हम कहेंगे ये डॉग है। सो ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। तो जब हम किसी डॉग को देखते हैं तो हम कहते हैं ये डॉग ही है, इट इज नॉट अ कैट। सो नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ द एल्सेशियन, एल्सेशियन एक ब्रीड होती है डॉग्स की, वी नो दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यस, सो यहाँ पर बेसिकली यही एक कंसेप्ट कहा गया है, यहाँ पर मतलब आपको रिकॉग्नाइज कराया गया है कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो जब हम अल्सेशियन ब्रीड की बात करते हैं हमें पता है ये डॉग है ना कि ये कैट है, तो वो हमारी जजमेंट है, हमारे अंदर डेवलप हुई, हमने चीजों को सीखा है और जो अपने आप एक्वायर्ड है कैरेक्टर। सो सिमिलरली सपोज वी आर टू से मैमल्स, अगर हम मैमल कहेंगे तो हमने सीखा है कि मैमल क्या है, जिनके अंदर क्या हो, ग्लैंड्स हो, मेमेलियन ग्लैंड्स हो, ठीक है, जो अपने बच्चों को ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हो विदाउट एग्स। So you would of course think of the animals with external ear or the body hair, या और कैरेक्टर दिए गए जैसे एक्सटर्नल ईयर या बॉडी हेयर होना। तो मैंने बताया ना मैमल्स के मेरे अंदर अलग क्राइटेरिया है, आपके लिए और क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो हमारे अंदर अपनी एक जो है जजमेंट है जो आइडेंटिफाई या क्लासिफाई कराती है चीजों को। सो लाइकवाइज इन द प्लांट्स वी इफ यू ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, अगर गेहूं की बात करें, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स विल बी ऑफ व्हीट प्लांट्स। तो हमारे माइंड में गेहूं ही आएगा ना कि राइस, नॉट ऑफ द राइस और एनी अदर प्लांट। हमारे अंदर पीपल, तुलसी और कुछ नहीं आएगा, हम डायरेक्टली व्हीट पर ही जाएंगे क्योंकि हमने देखा है व्हीट को, ठीक है। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals are the convenient categories that we use to study the organism. Okay, ये सारे कैटेगरी हैं। प्लांट एक कैटेगरी है जिसके अंदर सभी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो। तो पूरा एक हमने ग्रुप जो है क्लासिफाई कर लिया जिससे हमें मदद मिलती है चीजों को स्टडी करने में। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली मैं आपको बताता हूं किन चीजों पर बेस होता है। उससे पहले यहाँ वर्ड टेक्सा बताया गया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज। अब ये अलग अलग जो कैटेगरी है, जैसे प्लांट एक कैटेगरी है, प्लांट पूरा किंगडम है, उसमें एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होना ये भी एक कैटेगरी है, ठीक है। उसमें किसी पर्टिकुलर जीनस का होना, मानो जो फैमिली का होना, पोएसी, तो फैमिली होना भी एक कैटेगरी है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो कैटेगरी मैंने आपको काफी सारी बताई थी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। सब कैटेगरीज को इंडिविजुअली क्या कहते थे बताइए जल्दी से। हर एक टेक्सोनोमिक रैंक को या कैटेगरी को क्या कहते थे? टेक्सॉन कहते सर थे। टेक्सा, टेक्सॉन, हाँ टेक्सॉन, टेक्सॉन। प्लूरल था टेक्सा, वही वर्ड यहां पर दिया गया है। So here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. अलग अलग लेवल की कैटेगरीज taxa कहलाती हैं। Plants also form a taxa. प्लांट भी एक टैक्सा है जिसके अंदर काफी सारे टेक्सॉन है। टेक्सॉन जैसे डायकॉट, टेक्सॉन जैसे मोनोकॉट, टेक्सॉन जैसे पोएसी, टेक्सॉन जैसे सोलेनेसी। तो अपने आप ही जो नेक्स्ट लेवल होता है वो टेक्सा हम कह सकते हैं, यानी प्लूरल वर्ड है टेक्सा, सिंगुलर वर्ड है टेक्सॉन। सो wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammal, dogs, all are taxa. सब ये taxa हैं क्योंकि इनके अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं।
but you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore animals, mammals and dogs represent taxa at a different level. अब वो level भी मैं आपको बता चुका हूँ, taxa जरूर है अलग अलग level के. So on the basis of the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. The process of classification is taxonomy. हालांकि केवल क्लासिफिकेशन करना टैक्सोनॉमी नहीं है, टैक्सोनॉमी में सारी चीजें आती है, मैंने आपको बताया था, बट यहाँ क्लासिफिकेशन को जनरली टैक्सोनॉमी बोल दिया गया है. एक्सटर्नल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट. एक बार लाइन में कंप्लीट करता हूं फिर इसको समझाऊंगा, आप समझ भी जाएंगे. प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. यहाँ कुछ बेस बताए हैं जो क्लासिफिकेशन के बेस हैं, इन्हीं को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा डिटेल में. तो टैक्सोनॉमी का आर्ट है एक क्लासिफिकेशन, उसके बेसिस क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, फिर एनसीईआरटी पर आते हैं हम. देखिए चीजों को क्लासिफाई करना इज क्लासिफिकेशन. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो क्लासिफिकेशन के मेथड भी एडवांस होने चाहिए. जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था तो हमें सेल के बारे में नहीं पता था, ठीक है. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आई तो हमें डीएनए या जीन्स के बारे में पता चला. तो 4 बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम. वो बेसिस वहां एनसीईआरटी में दिए, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक कहलाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक कहलाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, एक कहलाता है फिनेटिक क्लासिफिकेशन, और एक कहलाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. आज से 2000-3000 साल पहले जब माइक्रोस्कोप या डीएनए जीन किसी चीज के बारे में नहीं पता था तो केवल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था, या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था. और नॉट इवन 2000-3000 इयर्स, अभी तक भी 300 से 400 साल पहले तक भी केवल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता था. खुद सर कैरोलस लिनस, उन्होंने भी आर्टिफिशियल बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन दे दिया था जिसको लिनस का सेक्सुअल सिस्टम बोलते हैं. उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अलग अलग प्लांट्स की कैटेगरी बना दी. यूनिस्टेमिनेट, बाइस्टेमिनेट जिसमें 2 स्टेमन हो, ट्राइस्टेमिनेट जिसमें 3 स्टेमन हो, टेट्रास्टेमिनेट जिसमें 4 स्टेमन हो, एंड सो ऑन 10 स्टेमन तक. एक स्टेमन वाले सभी प्लांट्स को एक जगह रख दिया, एक ही फैमिली में, चाहे वो अलग अलग फैमिली के हों आज की डेट में. लेकिन तब उस टाइम पर केवल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो बाहर से देखने पर पता चले, अगर बाहर वाले कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हो तो वो कहलाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. अगर सारी चीजें चूज करी जाएं, सेल का नेचर, क्रोमोसोम्स का नेचर, जीन का नेचर, डीएनए कैसा है, एनाटॉमी कैसी है, यानी डिटेल्ड अगर सारी चीजें स्टडी करके फिर क्लासिफिकेशन किया जाए. मान लो बाहर से देखने पर 2 प्लांट बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इसके अंदर 24 क्रोमोसोम है, इसके अंदर 22, तो हम इनको अलग अलग क्लासिफाई करेंगे. लेकिन अगर आर्टिफिशियल की बात करते फिर तो ये एक में ही आते. तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अलग है. नेचुरल क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ट है, उसके अंदर सारे कैरेक्टर स्टडी किए जाते हैं. फिनेटिक में नेचुरल वाले तो है ही है, प्लस कंप्यूटर भी ऐड कर दो, यानी कंप्यूटर की हेल्प ले लो और स्टैटिस्टिक्स की हेल्प ले लो, ठीक है. अगर स्टैट्स की भी हेल्प ले ली जाए, कंप्यूटर की भी हेल्प ले ली जाए, न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी मैथमेटिक्स की भी हेल्प ले ली जाए, तो वो कहलाता है फिनेटिक क्लासिफिकेशन. यानी फिनेटिक इज मोर मॉडर्न देन नेचुरल. नेचुरल के तो है ही है कैरेक्टर, उसके अलावा कंप्यूटर स्टैट्स या न्यूमेरिकल एनालिसिस भी अगर किया जाए तो फिनेटिक क्लासिफिकेशन है. और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आजकल जो है ट्रेंड में है, मॉडर्न ट्रेंड में है. फाइलोजेनेटिक में इवोल्यूशन स्टडी किया जाता है, एंसेस्टर्स, पूर्वज स्टडी करे जाते हैं. मैंने फाइलोजेनी बताया था ना आपको, एक वर्ड फाइलोजेनी जो सिस्टमैटिक्स का कंपोनेंट था. तो फाइलोजेनेटिक में हम इवोल्यूशन भी स्टडी करते हैं. अगर ये 2 ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम है लेकिन इसका एंसेस्टर था ए और इसका पूर्वज था बी, तो इनको अलग अलग फैमिली में हम प्लेस करेंगे. चाहे कोई और प्लांट जो बिल्कुल भी ए के जैसा नहीं है, ए बी सी, ए प्लांट के जैसा अगर सी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ए और सी का कॉमन एंसेस्टर था जेड, तो ए और सी को एक ही फैमिली में प्लेस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. तो 4 बेस होते हैं क्लासिफिकेशन के. आर्टिफिशियल केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, नेचुरल सब कुछ देखना, सेल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, मॉलिक्यूलर कैरेक्टर, जीन, डीएनए, एवरीथिंग. फिनेटिक और एडवांस है, कंप्यूटर स्टैट्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी यूज किया जाता है. और फाइलोजेनेटिक के अंदर इवोल्यूशन यूज किया जाता है.
So according to the NCERT, based on the characteristics, all living organism can be classified into different taxa. This is called taxonomy. तो यहाँ कह रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर कर सकते हो, यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेसिस पर। देखो एनाटॉमी आपको पता होगा ना, मोनोकॉट की अलग होती है, डायकॉट की अलग, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, ये हम एनाटॉमी में भी डिस्कस करेंगे। तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं एनाटॉमी स्टडी करके कि ये प्लांट मोनोकॉट है या डायकॉट है। सर स्ट्रक्चर अभी ऑफ मैं सेल, एंड कर रही हूँ, बिल्कुल 2% ही बची है बैटरी। सो सेल स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो सकते हैं। प्लांट की अगर बेसिकली बात करें तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम से पूरा प्लांट कैसे डेवलप हो रहा है, अलग अलग पैटर्न। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो मैंने बताया था ना, ये सारे नेचुरल की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस नहीं है। आजकल क्लासिफिकेशन एनाटॉमिकल, सेलुलर, मॉलिक्यूलर एंड इवन न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड मोर ओवर इवोल्यूशन यानी फाइलोजेनी पर भी बेस है। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर are the processes that are the basis to taxonomy। ये मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, ये 4 कंपोनेंट होते हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये 4 हैं। 5वां फाइलोजेनी और इंक्लूड कर ले तो सिस्टमैटिक्स हो जाता है। सो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of the organism। तो पहले से ही हमें इंटरेस्ट तो रहा है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जब आते रहे सामने, डिस्कवर होते रहे, पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। अपने अनुसार, जरूरत के अनुसार वो नए नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करता रहा, ठीक है। जैसे जो कैटल से मेनली दूध के लिए वो यूज किए जाते थे, उनको जो है हम पालते थे पहले, फिर डॉग, कैट, इसी तरह से हॉर्सेज, इन सबको यूज करने लगे अपने यूज के अकॉर्डिंग। In early days, the human beings needed to find the sources for their basic needs of food। पहले फूड के लिए ऑर्गेनिम्स को जो एक्सप्लोर करते थे, क्लोथिंग के लिए धीरे धीरे कॉटन के बारे में पता चला, फिर शेल्टर के लिए, घर के लिए जहां से लकड़ी मिल सके, टिम्बर प्लांट भी हमें पता चले। Hence, the earliest classifications were based on the uses of the various organism। तो पहले क्लासिफिकेशन जो था वो कहीं ना कहीं यूज पर भी कर लिया जाता था कि कैसे यूज किया जाए। जो दूध देते हैं उनको सबको कैटल मान लिया एक ही कैटेगरी में, जिनसे लकड़ी मिलती होगी उन सबको टिम्बर प्लांट मान लिया। तो बेसिकली यूज के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन होता था। तो बहुत से बेसिस, अलग अलग बेसिस है जो मैंने आपको बताए। सो ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about the different kinds of the organism and their diversities। तो केवल हमारा इसी में इंटरेस्ट नहीं था कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म पता चले, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। और हमें इसमें भी इंटरेस्ट था कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। रिलेशनशिप इन द सेंस कि वो कैसे काम आ सकते हैं, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, कौन एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, कौन एक दूसरे को प्रमोट करता है, ये सारी चीजें, उनका रिलेशनशिप भी हम पढ़ते थे। क्या जो है शेर किसको खाता है या शेर किसको नहीं खाता, ये सारी चीजें हमें स्टडी करते थे, इंटरेस्ट था और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं कि एक ही जनरेशन में सब कुछ पता चल गया एक ही इंसान को। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में बेसिकली उनका जो रिलेशनशिप है वो हमने और स्टडी करना शुरू किया। तो टैक्सोनॉमी का मॉडर्न वर्ड है सिस्टमैटिक। सो बेसिकली रिलेशनशिप रेफर्स टू हियर इज इवोल्यूशन और द एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप। कौन एक दूसरे का पूर्वज है, ये चीज भी हम स्टडी कर रहे थे, रिलेशनशिप स्टडी कर रहे थे। तो ये सिस्टमैटिक्स कहलाता है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पब्लिकेशन थी कैरोलस लिनस की, उसमें ये वर्ड आया था। तो सर कैरोलस लिनस ने सिस्टमैटिक वर्ड दिया था। सिस्टमा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, एक तरीकेबद्ध अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन बेसिकली ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो लिनस यूज्ड द सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ दिस पब्लिकेशन। एक बुक थी उनकी, जेनेरा प्लांटेरम 1735, ठीक है। उसका एक चैप्टर था सिस्टमा नेचर, तो वहां सिस्टमैटिक्स वर्ड उन्होंने यूज करा था अपनी पब्लिकेशन में। एक और बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम 1753, इसमें उन्होंने प्लांट्स के नाम दिए थे। तो जेनेरा प्लांटेरम का एक पब्लिकेशन था सिस्टमा नेचर, जहां सिस्टमैटिक वर्ड को यूज किया गया था। सो द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ
स्पष्ट शब्दों में जो डिफरेंस है वो बता दिया गया है कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में जो मेन डिफरेंस है वो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। टेक्सोनॉमी में पहले रिलेशनशिप स्टडी नहीं किए गए थे, एंसेस्ट्रल या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक्स में इनको भी स्टडी किया गया। सो इट इज द टेक्सोनॉमी एज वेल एज द सिस्टमैटिक्स। In the next part, we will discuss about the taxonomic aids and the taxonomic categories. First, we will discuss the taxonomic category, genus, species, ये सब क्या होते हैं. Then we will discuss the taxonomic aids, यानी कि identification tools.